The outermost layer of the skeletal muscle is called as a epimysium. Epimysium. Epimysium के अंदर राउंड राउंड ब्लैक कलर के आउटलाइन वाले स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, which are called as a पेरीमाइसियम. पेरीमाइसियम. पेरीमाइसियम के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? फैसिकल्स देखने के लिए मिलता है. ठीक है, तो ये एक फैसिकल है, ऐसे बहुत सारे फैसिकल्स है इसके अंदर. अब फैसिकल को अगर आप अंदर से और देखोगे तो उसके अंदर हमें अगेन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, कॉल्ड एज एंडोमाइसियम. एंडोमाइसियम. और एंडोमाइसियम के अंदर होता है हमारा मसल का सेल, और मसल के सेल के अंदर होता है मसल मायोफाइब्रिल्स. अंडरस्टूड? यस और नो? यस. आप देख सकते हो जैसे हमने कल पढ़ा था कि मसल के फाइबर को के अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं, जो कि एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन से बना है. तो ये जो मायोफाइब्रिल्स है ना, इसी के अंदर स्ट्रेशन होता है, इसी के अंदर बैंड्स होता है. इसी मायोफाइब्रिल्स में बैंड्स होता है, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड. ठीक है, इसी के वजह से इस मसल को हम स्ट्रेटेड मसल कहते हैं. हाँ बेटा बोलो. यस बेटा. Can you repeat this one, please? Yes, I am repeating. I will be repeating, obviously, beta. Okay, I am repeating it. First, listen all the things properly. I will be repeating it. Obviously, I can't teach you this only one time, है ना? Okay, so again, I am repeating the things once again. देखो, हमने क्या पढ़ा था कल? मैं वापस उसको रिपीट कर रही हूँ. हमने मसल का स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था हमने कल? मसल के स्ट्रक्चर के बारे में, कि मसल के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो है मसल सेल से बना है, जिसे हम कहते हैं मसल फाइबर. फाइबर में लेयर को बोलेंगे सार्कोलेमा, उसमें सार्कोप्लाज्म, और उसके अंदर है मायोफाइब्रिल. और मैंने आपको बताया था कि मायोफाइब्रिल एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बना है. ठीक है, हमने कल हमने स्मूथ मसल पढ़ा, हमने कार्डियक मसल पढ़ा. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द स्केलेटल मसल. आप इस डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे हो कि आपको बैंड्स नजर आ रहे हैं. आपको लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, और बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, है ना? जबकि आपने कल जो ये वाला मसल पढ़ा था वो स्पिंडल शेप का था. हाँ, उसमें एक ही न्यूक्लियस था एक सेल में, पर यहाँ पे ऐसा नहीं. ये एक सेल के अंदर देखो 1 2 3 ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं. ओके, तो अभी वापस ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लेट अस सी दिस डायग्राम वंस अगेन. तो स्केलेटल मसल का डायग्राम है. तो ऊपर के लेयर को हम बोलेंगे एपीमाइसियम. एपीमाइसियम के अंदर है पेरीमाइसियम. पेरीमाइसियम के अंदर होता है फैसिकल. फैसिकल के अंदर होता है मसल के सेल, और मसल के सेल के अंदर होता है मायोफाइब्रिल. अगेन आई एम रिपीटिंग. एपीमाइसियम के अंदर पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम के अंदर छोटे छोटे फैसिकल्स. फैसिकल को जब हमने जूम करके देखा तो उसके अंदर भी जो लाइनिंग होता है उसे हम कहते हैं एंडोमाइसियम. एंडोमाइसियम के अंदर होता है हमारा मसल के सेल्स, जिसे हम मसल फाइबर कहते हैं, और उसके अंदर होता है मायोफाइब्रिल. और ये मायोफाइब्रिल में ही हमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखते हैं, जो कि एक्टिन और मायोसिन से बने हैं. नाउ अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, ma'am. Okay. So now see the structures now. So skeletal muscle is made up of large number of fasciculi, which are wrapped around a sheath called as epimysium. Epimysium को हम fascia भी कह सकते हैं. Each individual fasciculus is again covered by perimysium, and again this fasciculus will contain the muscle के fiber, मतलब muscle के cell, और muscle के cell के अंदर होता है myofibrils. Yes, ma'am. The same diagram. Acha, next see this point. Each muscle cell is syncytial. What do you mean by the term syncytial? Syncytial का मतलब होता है with many nuclei. जब भी कोई एनिमल सेल बहुत सारे न्यूक्लियस वाला होता है, उसे हम सिंसाइटियल कहते हैं. जब भी कोई एनिमल सेल एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाला होता है तो उसे हम सिंसाइटियल कहते हैं.
तो क्योंकि हमारा स्केलेटल मसल में बहुत सारा न्यूक्लिया है, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लिया हैं, इसीलिए हम इसे सिंसाइटियल फाइबर भी कहते हैं। The cell membrane is called as sarcolemma. Cytoplasm is called as sarcoplasm. So second point तो पता ही है आप सबको। इसके अंदर हमें पता है मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, और जो बेचारा न्यूक्लियस है दे आर शिफ्टेड टू द पेरिफेरी, मतलब इसेंट्रिक न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है। मायोफाइब्रिल के अंदर we can see the repeated units which are called as a sarcomere. Sarcomere. अब ये क्या है? Let us see with the diagram. Let's see, this is one myofibril. एक myofibril है ये, जिसमें आपको ये लाइट कलर का दिख रहा है, फिर डार्क कलर का दिख रहा है, फिर लाइट कलर का दिख रहा है, फिर डार्क कलर का दिख रहा है। तो दो लाइट कलर के बीच में जो ये जो स्पेस है, मींस वन लाइट टू अदर लाइट रीजन इज कॉल्ड एज अ सार्कोमियर। समझा बेटा? वन लाइट रीजन टू अदर लाइट रीजन इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ बेटा आपको? या फिर आप ऐसे समझो, one z line to other z line is called as sarcomere. One z line to another z line is called as sarcomere. देखो अभी वापस आपको मैं सार्कोमियर एक और जूम दिखाती हूँ। देखो ये मायोफाइब्रिल है, ये मायोफाइब्रिल को हमने और जूम किया तो हमें क्या दिख रहा है बेटा? डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। ठीक है, तो z to z is called as sarcomere. Z to z is called as sarcomere. तो हमने यही चीज यहाँ पे देखा। देखो मायोफाइब्रिल के अंदर रिपीटेड यूनिट्स हैं, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, तो एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे? सार्कोमियर। सार्कोमियर के अंदर होता है डार्क बैंड, जिसे हम ए बैंड भी कह सकते हैं। डार्क बैंड को हम ए बैंड भी कह सकते हैं। ए का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, और उसमें on either side of the A band there is a light band. तभी तो लाइट डार्क हुआ ना। तो लाइट बैंड को हम आई बैंड भी कह सकते हैं या फिर आइसोट्रोपिक। I will repeat once again. I will repeat once again. Please concentrate. We are talking about the myofibril. ये एक मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल में देखो लाइट फिर डार्क, फिर लाइट फिर डार्क, ऐसे 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 करते करते ही है। तो एक लाइट से लेके दूसरे लाइट रीजन तक, एक जेड से लेके दूसरे जेड तक, एक यूनिट को हम सार्कोमियर कहते हैं। एक यूनिट को हम सार्कोमियर कहते हैं। इसका मतलब मायोफाइब्रिल्स में बहुत सारे सार्कोमियर हो सकते हैं, है ना? एक मायोफाइब्रिल में बहुत सारे सार्कोमियर होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो लाइट बैंड को हम आई बैंड भी कहते हैं, जबकि डार्क बैंड को हम ए बैंड भी कहते हैं। ए क्यों? क्योंकि ए का मतलब है एनाइसोट्रोपिक, आई क्यों? आई का मतलब है आइसोट्रोपिक। अब इनका मतलब क्या है? आइसोट्रोपिक का मतलब है जिसमें से लाइट पास हो सकता है, जो हल्का है। ठीक है, और ए बैंड डार्क क्यों? क्योंकि वो काफी मोटा है, जिसमें से लाइट पास नहीं होता है। अंडरस्टूड? Yes. चलो हम आगे चलते हैं और पॉइंट्स में पढ़ते हैं। अच्छा, जब आप ये लाइट बैंड को और डार्क बैंड को और ध्यान से देखोगे, जब आपने और उसको माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे और ज्यादा ध्यान से देखा, तो हमने देखा, देखो ये आई बैंड मतलब लाइट बैंड, ये ए बैंड मतलब डार्क बैंड, फिर आई बैंड मतलब कि लाइट बैंड। ठीक है, अब अगर हमने और इलेक्ट्रॉन के नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे उसको और ध्यान से देखा, तो हमने देखा कि आई बैंड के बीच में भी एक लाइन प्रेजेंट है। आई बैंड के बीच में भी एक पार्टीशन है, एक लाइन प्रेजेंट है, जिसे आप जेड लाइन भी कह सकते हो या जेड डिस्क भी कह सकते हो। तो देखो आई बैंड के बीच में ग्रीन कलर का जिगजैग लाइन दिख रहा है, वैसे ये लाइट बैंड है, इसमें भी जिगजैग लाइन दिख रहा है। तो इसे आप क्या नाम दोगे बेटा? यू कैन से एज अ जेड लाइन और अ जेड डिस्क। उसी तरह से ए बैंड के बीच में भी दिख रहा है कि नहीं? बीच में पार्टीशन दिख रहा है कि नहीं? Yes. हम कौन सा जोन कहेंगे? H zone. जोन, एच जोन।
अच्छा, अगर आप और अच्छे तरह से एच जोन को देखोगे तो उसके बीच में भी एक लाइन है, उसके बीच में भी एक लाइन है। अब उसको आप क्या नाम दे दोगे? एम लाइन। क्या नाम दे दोगे? एम लाइन। M line. line. समझ में आया? तो ए बैंड के बीच में एच जोन, एच जोन के अंदर एम लाइन, आई बैंड के बीच में जेड लाइन। इतना क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let us see with the theory part whether it is matching. Yes. So in the center of A band, there is a H zone. H का full form है Hansen's zone. ये सब साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है बेटा, ठीक है? In the center of H, again there is a M line. आपको थियरी में H का ये मतलब मैंने यहाँ पे दिया है, बट आपको इसका नाम लिखना जरूरी नहीं है, इसका नाम पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ Z जोन, H जोन, M लाइन इतना ही पढ़ना है। ए बैंड किस चीज से बना है? ए बैंड के अंदर मायोसिन एज वेल एज एक्टिन है, जबकि आई बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर those who are appearing for NEET also and those who are appearing for the अपना normal exam also, ठीक है? So I band has actin also, only actin, and A band has both the proteins. मायोसिन थिक होता है, इसके लिए वो डार्क दिखता है, एक्टिन थिन होता है इसलिए वो लाइट कलर है, इसलिए इसको हम आई बैंड भी कहते हैं। अच्छा, आई बैंड के बीच में क्या है? जेड लाइन का पार्टीशन है। जेड इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट अगेन। Dark and light bands are on neighboring myofibrils. They are corresponding like a striated appearance, band-like appearance. Skeletal muscle shows quick and strong voluntary contraction. This brings about voluntary movements of our body. Understood all of you? Just go through this page. Sorry. Yes, ma'am. Just go through this page. Any point, anything, if you want me to repeat, if you have not understood, please let me know. Miss, 7th point. आप मुझे 7th मत बोलो बेटा, ऐसे ही बोलो ना। कौन सा लाइन? Dark and light bands वाला. हाँ, यस। तो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड के वजह से स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है ना, बैंड लाइक अपीयरेंस होता है, इसलिए तो हम इसे स्ट्रेटेड फाइबर बोलते हैं ना, इसलिए तो हम स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। इसमें क्या हार्ड है बच्चा? Miss, strips में होता है ना वो line? हाँ, ये देखो ना, सी द डायग्राम, सी द डायग्राम, लाइट डार्क, फिर वैसे ही लाइट डार्क, फिर लाइट डार्क, Yes, लाइट ma'am. डार्क, समझा? Yes, ma'am. Any other doubt? No, ma'am. So I hope all of you have understood this much, and this is the diagram for the same. In your textbook also diagram is given, you can draw that diagram. Okay. Yes, ma'am. If you want, you can take a screenshot of this page. All of you can take a screenshot of this page. Yes. Now there are two types of muscles, red muscles and white muscles. नाम से ही पता चल रहा है, red दिख रहा है, white दिख रहा है। अब red क्यों दिख रहा है? रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मायोग्लोबिन होता है। और व्हाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें बहुत कम मायोग्लोबिन है। तो पहले हम समझते हैं कि मायोग्लोबिन है क्या। रेड मसल्स में बहुत ज्यादा मायोग्लोबिन है, व्हाइट के अंदर बहुत कम मायोग्लोबिन है। तो मायोग्लोबिन एक टाइप का पिगमेंट है। पिगमेंट जैसे हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का है, उसी तरह Yes, से Yes, ma'am. उसी तरह से हमारा मसल्स भी रेड कलर का है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस मायोग्लोबिन पिगमेंट। एंड मायोग्लोबिन इज ऑल्सो आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन अवर मसल्स। इसीलिए हमारा मसल्स भी रेड कलर का दिखता है। हमारा मसल्स रेड क्यों है? मायोग्लोबिन के वजह से। हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों है? हेमोग्लोबिन की वजह Hemoglobin. hemoglobin. मायोग्लोबिन के अंदर भी एक हेम का ग्रुप होता है और वन पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन चेन।
पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ठीक है। इट कैरी वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। आप जब 12th स्टैंडर्ड में जाओगे ना बेटा, तो आप पढ़ोगे कि हेमोग्लोबिन जो है ना, एक हेमोग्लोबिन कैन कैरी 4 ऑक्सीजन, जबकि एक मायोग्लोबिन कैन कैरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। So due to the presence of myoglobin, muscle can obtain their oxygen from 2 sources, myoglobin as well as hemoglobin। जो मसल्स के पास एक्स्ट्रा हेमोग्लोबिन का स्टॉक है, इसके वजह से जब हम बहुत दौड़ रहे हैं तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो एनर्जी मायोग्लोबिन से भी मिलती है और हेमोग्लोबिन से भी मिलती है। अंडरस्टूड? जस्ट अ सेकंड बेटा, आई एम कमिंग, जस्ट रीड, Yes, miss. just read this page, I'm coming in 2 minutes. Okay, so all of you have understood this part? Yes, ma'am. Yes, miss. Okay. मिस मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में डिफरेंस क्या है? मायोग्लोबिन भी रेड कलर पिगमेंट है और हेमोग्लोबिन भी, दोनों भी पिगमेंट है, दोनों भी ऑक्सीजन कैरी करते हैं, सिर्फ फर्क है ऑक्सीजन का। हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है और मायोग्लोबिन 1। सी, इट इज मायोग्लोबिन, इट इज अ रेड कलर पिगमेंट इन द मसल्स। मायोग्लोबिन मसल्स में होता है, हेमोग्लोबिन ब्लड में होता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। They can store oxygen. They are made up of single polypeptide. Polypeptide मतलब प्रोटीन के, and they form a stable compound. Understood? यस मिस। बाकी का ये सब हमारा ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है। Now let us begin with the last topic of this lesson, that is the nervous tissue. Nervous tissue is made up of neurons. न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल भी कहते हैं। न्यूरॉन्स आर द cells, the neurons are present in our central nervous system. Central nervous system का मतलब क्या है? हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। Yes, that is neuron is said to be the longest cell of our body. सबसे लंबा सेल है हमारे बॉडी का, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी एंड देन आई विल शो यू द रिटन पार्ट। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो न्यूरॉन्स हैं हमारे बॉडी में, प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू नाइसली एंड प्रॉपरली। हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स का फिक्स नंबर होता है। अगर मैं आपको पूछूंगी कि हमारे बॉडी में कितने एपिथेलियम हैं, कितने कनेक्टिव टिश्यू हैं, कितने मसल्स हैं, तो आप उसका एक फिक्स नंबर नहीं बता पाओगे। यू विल गिव अ टेंटेटिव नंबर, बट न्यूरॉन्स के बारे में हम एक फिक्स नंबर बता सकते हैं। वी ऑल आर हैविंग 30,000 millions of neuron in our body. 30,000 millions of neuron. How I am very specific about the figure? Because these neurons do not divide. समझ में आया? ये न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं, इसीलिए इनका नंबर फिक्स होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि ये न्यूरॉन्स क्यों नहीं डिवाइड कर पाते? जैसे नॉर्मल सेल कैसे डिवाइड करते हैं, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, वैसे ये न्यूरॉन क्यों नहीं डिवाइड कर पाता है? तो न्यूरॉन के पास सेंट्रियोल नहीं होता। क्या नहीं होता है? सेंट्रियोल नहीं होता। और आप सबने सुना होगा पहले कि सेंट्रियोल सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसका। सेंट्रियोल से ही स्पिंडल फाइबर बनता है। आप सेल साइकिल करके एक लेसन है जिसमें आप पढ़ोगे माइटोसिस एंड मियोसिस।
उसमें आप पढ़ोगे कि अगर सेंट्रियोल ही नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, और अगर स्पिंडल फाइबर ही नहीं रहेगा तो सेल डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इस न्यूरॉन का यही एक बड़ा ये है प्रॉब्लम है कि इसका नंबर फिक्स रहता है, इट डज नॉट डिवाइड, इट डज नॉट डिवाइड। Why it does not divide? Because it lacks centriole, because it lacks centriole. Understood? अच्छा, अब अगर न्यूरॉन डिवाइड नहीं हो सकता है तो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है कि नहीं? इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो हमारा Yes, जो miss. न्यूरॉन है इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कौन देता है? न्यूरोग्लियल सेल्स। कौन देता है? न्यूरोग्लियल सेल्स। नोट डाउन, न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स आर द पैकिंग सेल्स ऑफ द न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन के बीच बीच में पैक करके रखने वाला, न्यूरॉन्स को एक साथ रखने वाला कौन है? न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन का खास बात क्या है बेटा? कि दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। अब कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस का सिंपल मतलब क्या है? ट्रांसफरिंग द मैसेजेस। जैसे कि मैंने अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो तुरंत मैं हाथ अपने पीछे हटाऊंगी, तो इसका मतलब क्या? एक मैसेज गया मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक, और एक मैसेज वापस आया कि मुझे हाथ हटाना है। समझ में आया? तो इसको हम बोलेंगे मैसेज का कंडक्शन। मैसेज को हम इम्पल्स कहते हैं, इम्पल्स। ठीक है। सो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कौन करता है? न्यूरॉन करता है, न्यूरॉन। जबकि जो न्यूरोग्लियल सेल्स है, जो पैकिंग सेल्स है, वो कंडक्शन में मदद नहीं करते। इसीलिए हम न्यूरोग्लियल को नॉन नर्वस सेल भी कहते हैं। समझ में आया? Yes, miss. Yes, miss. तो देखते हैं, अब यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ते हैं। सो नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल, जिसे आप न्यूरॉन कहते हो। एंड साथ में नर्वस टिश्यू में पैकिंग मटेरियल कौन है? इज द न्यूरोग्लिया सेल्स। Neuroglia. सो न्यूरॉन तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, पर न्यूरोग्लियल क्या मैंने बताया? दे आर द पैकिंग मटेरियल्स। इसीलिए ये लोग नॉन नर्वस है। मतलब ये मैसेज नहीं पहुंचाता और लेके आता, मैसेज कौन पहुंचाता और लेके आता है? न्यूरॉन। पर न्यूरोग्लियल उसको हेल्प करता है, उसको पैकिंग करता है, उसको सपोर्ट करता है। एंड इट इज फिलिंग द इंटर न्यूरोनल स्पेस। न्यूरॉन के बीच बीच में जो स्पेस होता है वहां पे न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। न्यूरोग्लियल के पास कैपेबिलिटी है रीजनरेशन का, जबकि न्यूरॉन्स के पास नहीं है कैपेबिलिटी रीजनरेशन का, क्योंकि वो उसके पास सेंट्रियोल नहीं है। Neuroglial can divide, neurons cannot divide. Intracellular matrix is absent in the neural tissue. मैट्रिक्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स को जगह ही नहीं बचा है, सारा तो जगह न्यूरोग्लियल सेल से भरा हुआ है। समझा? Yes, miss. Yes, ma'am. ओके। नाउ न्यूरॉन का क्या काम है? इम्पल्स जनरेटिंग एंड कंडक्टिंग। दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरेटिंग भी और कंडक्टिंग भी। अगर मैंने गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो इम्पल्स पहले जनरेट होगा कि अरे समथिंग इज रॉन्ग, और फिर वो मैसेज लेकर जाएगा मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या तुरंत डिसाइड करेगा? वहां से हाथ हटाओ। तो फिर इम्पल्स जनरेट होता है और कंडक्ट होता है, मतलब पास ऑन होता है ब्रेन टू, हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, ब्रेन से वापस जहां पे इफेक्ट हो रहा है वहां तक। तो जनरेट भी करता है न्यूरॉन और कंडक्टिंग भी है, तो दोनों काम करता है। एक्साइटेबिलिटी, जनरेटिंग का मतलब क्या होता है? एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, ये दो प्रॉपर्टी है हमारे न्यूरॉन की, जिसके वजह से हम रिफ्लेक्स एक्शन कर पाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है। जैसे ही अगर आपके सामने कुछ भी चीज, जैसे आपको अगर कोई मच्छर काट रहा है तो आप हाथ हटाओगे या उसको मारोगे, तो स्टिमुलस क्या है? मच्छर का काटना। रेस्पॉन्स क्या है? दैट डिपेंड्स अपॉन यू। शायद कोई उसको मार भी सकता है, कोई उसको हटा भी सकता है। यस, सो stimulus Yes, can be ma'am. different thing and response can be different thing, that depends upon your own central nervous system. ठीक है। जैसे किसी किसी को अगर कोई कीड़ा दिख गया
तो कोई कोई दौड़ के उसको मारने जाता है, पर कोई कोई उसको लेट गो करता है, जाने दो, छोड़ दो। हाँ, तो दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि व्हाट हैज बीन डिसाइडेड। ठीक है, ओके। सो दिस ब्रिंग्स अबाउट अ क्विक कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। न्यूरॉन्स change action potential of their membrane or receiving an external stimulus। अभी आप action potential मतलब यहाँ पे क्या समझोगे बेटा? action potential मतलब काम पे लग जाना, काम पे लग जाना। जैसे ही मुझे कोई स्टिमुलस मिलेगा मेरे न्यूरॉन्स काम पे लग जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे आप सुन पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर न्यूरॉन। अगेन आप सुन रहे हो, आपके न्यूरॉन्स काम पे लगे हैं क्योंकि आपका ब्रेन उसे समझ रहा है, तो आपका न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल में है। समझ में आया? यस। सो एक्शन Yes, पोटेंशियल पे मतलब इन सिंपल टर्म काम पे लगते हैं ऑन रिसीविंग एनी स्टिमुलस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी। एक्साइट होगा न्यूरॉन, मैसेज कंडक्ट करेगा, उसे हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। सो दे कैरी द वेव ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन। अब ये डेंड्रॉन टू एक्सॉन क्या है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, जिसे हम कहेंगे कंडक्टिविटी। तो इसकी दो प्रॉपर्टी है, एक्साइट होना और कंडक्ट करना। एक्साइट मतलब जनरेट करना और कंडक्ट मतलब मैसेज लेके जाना और लेकर आना। अच्छा, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ते हैं। ये एक न्यूरॉन है, देखो ये एक सेल है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। ये एक सेल है ना, और देखो कितना लंबा है। Yes, sir. अब ये एक सेल है, तो सेल में जो जो स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर भी है। लेट अस सी व्हाट आर दे। तो यहाँ पे जो सेल का मेम्ब्रेन होगा, सेल का मेम्ब्रेन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूरिलेमा। जैसे हमने वहां पे सार्कोलेमा कहा था, वैसे यहाँ पे हम क्या कहेंगे? न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा। इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म रहेगा बेटा, आप उसको क्या बोलोगे? बताओ मुझे, साइटोप्लाज्म को क्या बोलोगे? सोचो और बताओ। neuroplasm. शाबाश, वेरी गुड, न्यूरोप्लाज्म, वेरी गुड। ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे? न्यूरोप्लाज्म। न्यूरिलेमा आउटर मोस्ट कवर, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, हमें न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हमें न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है। अच्छा, अब इस न्यूरोप्लाज्म में हमें माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखेगा, हमें गोल्गी बॉडीज भी दिखेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स दिखेंगे। तो आप उन सबको एक साथ क्या बोल सकते हो? नीसल्स बॉडी बोल सकते हो। सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसे हम एक साथ नीजल्स बॉडीज या नीजल्स ग्रैन्यूल भी कह सकते हैं। इतना समझ में आया सबको? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes, miss. अच्छा, अब हम प्रोसेस की बात करेंगे। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है बेटा आउटग्रोथ, आउटग्रोथ। अब इस सेल में से, इस सेल में से, ये एक सेल है, इसमें से आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 5 आउटग्रोथ निकले हुए हैं ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 एंड 5 आउटग्रोथ निकले हुए हैं, एंड दीज आउटग्रोथ आर कॉल्ड एज प्रोसेस। ये 5 और एक और आप लंबा सा नीचे की तरफ जाते हुए देख पा रहे हो, ये भी क्या है? प्रोसेस। तो आई कैन से दैट न्यूरॉन शोज टू प्रोसेस। न्यूरॉन शोज टू प्रोसेस. One is dendron, which is towards the cell body, and one is axon, which is away from the cell body. समझ में आया? Yes, miss. I can say the cell body of the neuron shows two process, two outgrowths. One which is near towards the cell body is called as a dendron, and one which is away from the cell body, it is called as axon. अच्छा, अब आप इस डेंड्रॉन को देख सकते हो बेटा कि इसमें भी और ब्रांचिंग है। तो डेंड्रॉन के ब्रांचिंग को कहा जाता है डेंड्राइट्स। डेंड्रॉन के ब्रांचिंग को कहा जाता है डेंड्राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम एक्सॉन की तरफ चलते हैं। तो एक्सॉन के बारे में आप क्या देख सकते हो बेटा? एक्सॉन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्पेशल टाइप का सेल है जिसे कहा जाता है श्वान सेल्स। स्पेशल सेल कॉल्ड एज अ श्वान सेल्स। ये श्वान सेल फैट का लेयर बनाते हैं, फैट का लेयर। तो
तो फैट के लेयर को आप क्या बोल सकते हो? फैट को माइलिन भी कहा जाता है और लेयर को शीथ भी कहा जाता है। तो ये जो श्वान के सेल हैं जो हमारे एक्सॉन के ऊपर हैं, वो एक फैट का लेयर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। अच्छा, ये व्हाइट व्हाइट कलर का आपको माइलिन शीथ दिख रहा है। अब ये माइलिन शीथ को अगर आपने ध्यान से देखा तो आपने क्या देखा कि ये माइलिन शीथ पूरा ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक नहीं है, थोड़ा है, फिर गैप है, फिर थोड़ा है, फिर गैप है, फिर थोड़ा है, फिर गैप है। तो जो गैप गैप है ना बेटा, जो इंटरवल्स है, इस इंटरवल्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। So how I can say myelin sheath is interrupted in between. Myelin sheath is interrupted in between to form nodes of Renvier. Am I right with the diagram? Am I right? Can you see the thing same in the diagram? Yes, Now, why these nodes should be formed? Why should the nodes should form? See, you have learned in physics that whenever the things move, whenever some wave moves on a node, the induction, the conduction is very fast. ठीक है? So nodes of Renvier बनने का कारण क्या है बेटा? कि नोड्स बहुत जो इम्पल्स है वो बहुत तेजी से जा सके, क्योंकि इम्पल्स तेजी से तभी जाएंगे जब वो एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करेंगे, जंप। तो नोड होने की वजह से क्या हो गया, इम्पल्स यहाँ से तुरंत जंप यहाँ लगाएगा, यहाँ से जंप यहाँ लगाएगा, यहाँ से जंप यहाँ, फिर यहाँ पे यहाँ, तो ऐसे जंप कर करके जाएगा, नहीं तो उसको ऐसे धीरे 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 जाना पड़ता। अब नोड्स होने की वजह से क्या हो गया, सीधा कूदी यहाँ से यहाँ पे कूदेगा, फिर यहाँ पे कूदेगा, फिर यहाँ पे कूदेगा, तो क्या हो गया, इम्पल्स क्विक एक्शन हो गया, वेरी क्विक एक्शन हो गया, बिकॉज इम्पल्स इज जंपिंग, लिटरली द मैसेज इज जंपिंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। अंडरस्टूड? और इस जंपिंग एक्शन को कहा जाता है सैल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, इस जंपिंग एक्शन को कहा जाता है सैल्टेटरी कंडक्शन, सैल्टेटरी कंडक्शन। अंडरस्टूड? तो एक और टर्म मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, सैल्टेटरी कंडक्शन। Yes, miss. ओके, नाउ जहां से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है वहां पे एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन रहा है, एक फनल के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक। अच्छा, जहां पे एक्सॉन खत्म हो रहा है वहां पे वापस ऐसा ब्रांचिंग के जैसा स्ट्रक्चर बन गया, तो आप इसे टीलोडेंड्रॉन भी कह सकते हो, टीलोडेंड्रॉन। क्यों इसको नाम मैंने टीलोडेंड्रॉन बोला? बायो में टीलो का मतलब होता है लास्ट पार्ट और डेंड्रॉन मतलब वापस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। तो एक्सॉन जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे वापस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बन गया, तो उसको मैंने क्या नाम दिया, टीलोडेंड्रॉन। टीलोन। और टीलोडेंड्रॉन पे ऐसे नॉब्स हैं, ऐसे नॉब्स हैं, एंड दिस नॉब्स आर कॉल्ड एज अ सिनेप्टिक नॉब। क्यों हमने इसको नाम सिनेप्टिक नॉब बोला? क्योंकि दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है, दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसे साइनैप्स कहा जाता है, साइनैप्स। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसे साइनैप्स कहा जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड all the points? So again I am Yes, repeating miss. all the points once again. Please do understand properly with the diagram. I am repeating all the points. Neuron is the longest cell of our body. The neuron consists of the cell membrane or the plasma membrane called as neurolemma. Inside the neurolemma there is neuroplasm. Inside the neuroplasm there are cell organelles like mitochondria, ribosome, RNA, which are collectively called as the Nissls body or the Nissls granule. Then we can see a nucleus. In that we can see a nucleolus also. So this whole structure can also be called as, soma or the cell body. Soma or the cell body. We can see two processes. The one which is towards the soma is called as dendron. Branching of dendron is called as dendrite. The one which is away from the soma is called as the axon. Axon is single. Axon has Schwann cells which secretes myelin sheath, Myelin sheath is interrupted in between to form nodes of Renvier.
The importance of nodes of Renvier is such that the impulse jump on these nodes of Renvier. So this type of conduction is called as saltatory conduction. At the terminal of the axon is called as telodendron. We can see the synaptic knobs present over here. Between two neuron, this is one neuron, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है, फिर दूसरा न्यूरॉन होता है. तो gap between two neuron is called as synapse. The funnel-like structure of the axon part, where the axon is starting, is called as axon hillock. So these many parts I have taught you. And how the impulse are coming? It is always from dendrites to dendron to soma to axon to telodendron. मतलब हमेशा unidirectional होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है. डेंड्राइट से डेंड्रॉन, डेंड्रॉइड से सोमा, सोमा से एक्सॉन, एक्सॉन से टीलोडेंड्रॉन, फिर साइनैप्स, फिर वापस डेंड्राइट से डेंड्रॉन, फिर सोमा, फिर एक्सॉन, फिर टीलोडेंड्रॉन, फिर साइनैप्स, फिर वापस डेंड्राइट. समझ में आया? Yes, miss. Yes, ma'am. See the structures what I've taught you now. So it is made up of cyton, also called as cell body. It is also called as soma. Cytoplasm called as neuroplasm, which is having the nucleus. Neuroplasm, न्यूरोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपैरेटस है, ग्रेन्यूल्स है, जिसे हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? नीजल्स ग्रेन्यूल कहते हैं, जो कि आरएनए से बना हुआ है. इसमें दो प्रोसेस है, डेंड्रॉन, एक्सॉन. डेंड्रॉन छोटा होता है, उसमें बहुत सारे ब्रांचिंग होते हैं, और डेंड्रॉन के ब्रांचिंग को हम डेंड्राइट्स कहते हैं. They are carrying the impulse towards the cyton, towards the cyton. They are carrying the impulse towards the cyton. समझा? All the points clear? Yes, yes, ma'am. चलो अब एक्सॉन के बारे में देखते हैं. तो एक्सॉन सिंगल है, इलोंगेटेड मतलब लंबा है, सिलेंड्रिकल है. एक्सॉन के ऊपर भी कवरिंग है, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा कहेंगे. उसके अंदर के भी साइटोप्लाज्म को आप क्या बोलोगे? एक्सोप्लाज्म बोलोगे. उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूरोफाइब्रिल्स है. ये खास बात है एक्सॉन का, उस पे फैट का लेयर है जिसे हम कहेंगे माइलिन शीथ. ठीक है, तो आउटर कवरिंग ऑफ माइलिन शीथ इज अ न्यूरिलेमा. माइलिन शीथ कौन बनाता है? श्वान सेल्स. Yes, miss. ठीक है. अच्छा, तो ये मैंने आपको नोड्स ऑफ रेनवियर दिखाने के लिए दिखाया है. यू कैन सी स्वान शोज न्यूक्लियस उसका पेरिफेरी में, कोने में. माइलिन शीथ इज एब्सेंट एट इंटरवल, बीच बीच में एब्सेंट है माइलिन शीथ, जिसे हम कहते हैं Yes, नोड miss. ऑफ रेनवियर. द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सॉन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ टीलोडेंड्रॉन. टर्मिनल पार्ट, इतना वर्ड याद नहीं रहेगा तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एज अ टीलोडेंड्रॉन. Yes, miss. Now we are going to learn the types of neuron on the basis of its function. Types of neuron on the basis of its function. Neuron के type क्यों काम क्या करता है? So there are three types of neuron according to their काम. Efferent neuron can also be called as sensory neuron. Efferent neuron, which can also be called as motor neuron. Interneuron, which can also be called as association neuron. So let us understand that. Efferent neuron को हम sensory neuron भी कहते हैं. तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये काम क्या कर रहा है. तो ये मैसेज, इम्पल्स हमारे सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर आता है. जैसे मैंने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो स्किन मेरा सेंस ऑर्गन है, मेरे स्किन से सेंस ऑर्गन में, मेरे सेंस ऑर्गन में सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो मेरा स्किन के अंदर सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है. तो ये मैसेज मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कौन लेकर जाएगा? एफरेंट न्यूरॉन या फिर सेंसरी न्यूरॉन. ठीक है, इतना पहले समझो, ये बाकी का पार्ट मैं बताती हूँ आपको. इफरेंट न्यूरॉन, अब मैंने गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया था, ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन ने पहुंचा दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. मेरे ब्रेन ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, गर्म से मेरा हाथ जल सकता है, तो हाथ को हटा दो.
तो ये जो मैसेज है वो कौन पहुंचाएगा? इफरेंट न्यूरॉन। कहाँ पर पहुंचाएगा? इफेक्टर ऑर्गन तक। जैसे अगर मेरा राइट साइड का हाथ जल रहा है तो क्या मैं अपने लेफ्ट साइड के हाथ को हटाऊंगी कि राइट साइड के हाथ को हटाऊंगी? राइट साइड। तो इसका मतलब आप देख सकते हो बेटा कितना परफेक्ट है। अगर मेरे पास 5 फिंगर्स है, 5 फिंगर्स में से अगर मेरे इंडेक्स फिंगर को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अपने इंडेक्स फिंगर को ही पीछे करूंगी। तो आप सोच सकते हो कि इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कितना स्पेसिफिक है, कितना परफेक्ट है। ठीक है। So efferent neuron is carrying the impulse from our central nervous system to the effector organ, and that neuron is called as a motor neuron. अच्छा, अब ये इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन क्या है? तो अभी मैंने जो आपको बताया ना कि मुझे हाथ पीछे लेना है, तो ये जो जजिंग हुआ, ये जो प्रोसेसिंग हुआ, ये जो बताया गया, ये कौन करता है? इंटर न्यूरॉन या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन। सो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंसरी और मोटर के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे इंटर न्यूरॉन कह रहे हैं। ये क्या काम करता है? प्रोसेसिंग करता है कि जो भी इंपल्स आए उस पर कैसे रिएक्ट करना है, उसको इंटीग्रेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है, और मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। ठीक है। तो पहले आपको इसका काम समझ में आ गया। एफरेंट लेकर आएगा, इफरेंट लेकर जाएगा, एसोसिएशन उसका प्रोसेसिंग करेगा, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, सेंसरी और मोटर के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है। अब हम इसको डायग्राम वाइज देखते हैं कि ये कहाँ पर और कैसे प्रेजेंट है। देखो, ये वाला जो डायग्राम है ना बेटा, दिस इज द टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। मतलब अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को कट करेंगे ना तो ऐसा दिखता है। ये फॉर एग्जांपल हमारा स्किन हो गया, उसमें सेंसरी रिसेप्टर है। ये मैसेज कहां पर लेकर जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट गैंग्लियन में या फिर डॉर्सल रूट में। ये स्पाइनल नर्व है, ये हमारा स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड का ये स्पाइनल नर्व है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल रूट है। यहाँ से गया, यहाँ पे कौन बैठा है? इंटर न्यूरॉन बैठा है, जो डिसाइड करेगा कि क्या करना है। फिर वो क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन बनाएगा। फिर मोटर न्यूरॉन कहाँ से जाएगा मैसेज लेके? वेंट्रल रूट से होते होते फिर हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर आएगा। समझ में आ रहा है ये पाथवे? Yes, ma'am. तो देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल रूट हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड का वेंट्रल रूट हो गया। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का ऊपर वाला साइड इज डॉर्सल रूट, नीचे वाला साइड इज वेंट्रल रूट। ऊपर वाले में सेंसरी लेकर आता है मैसेज, और देखो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में इंटर न्यूरॉन होता है, और फिर यहाँ से इंपल्स वेंट्रल रूट से जनरेट होते 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 इफेक्टर ऑर्गन तक आएगा। तो देखो फिर वही वहां पे लोकेशन दिया था। इट इज फाउंड इन द डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इट इज फाउंड इन द वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? ये बीच में प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में। ये डॉर्सल और वेंट्रल के बीच में, यहाँ पर है सेंसरी और मोटर के बीच में प्रेजेंट है। समझा? Yes, miss. Yes, miss. So Yes, again, ma'am. that was about the types. Now we are going to learn the types of neuron depending upon the presence and absence of myelin sheath. मतलब ये तो बहुत सिंपल है। माइलिन शीथ है तो माइलिनेटेड या मेड्यूलेटेड, अगर माइलिन शीथ नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड या फिर नॉन मेड्यूलेटेड। ठीक है। तो माइलिन शीथ है मतलब कि श्वान सेल्स है, श्वान सेल्स है मतलब कि नोड्स ऑफ रेनवियर है। मतलब जो अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा, मैंने अभी जो आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया, अगर वैसा है तो मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन है या मेड्यूलेटेड न्यूरॉन है। ये कैसा दिखता है बेटा? व्हाइट कलर का दिखता है। क्यों व्हाइट कलर का दिखता है? फैट के लेयर की वजह से। ये माइलिन शीथ के वजह से, माइलिन शीथ फैट का लेयर है, इसी की वजह से व्हाइट कलर का दिखता है। तो वापस मैं रिपीट करती हूँ सारे पॉइंट्स। It has an insulating fatty layer called as myelin sheath around the axon. ये फाइबर कैसा दिखता है? व्हाइट कलर का दिखता है। क्यों? फैट के लेयर की वजह से। माइलिन शीथ को कौन बनाता है? श्वान सेल्स। तो यहाँ पे इट इज सिक्रेटेड बाय श्वान सेल्स। ये जो शीथ है ये कंटिन्यूस नहीं है, इट इज इंटरप्टेड टू फॉर्म नोड्स ऑफ रेनवियर, और न्यूरिलेमा होता है एक्सॉन के बाहर। ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर आपने समझा है बेटा। ओमकार, डू यू हैव वन डाउट बच्चा? यू आर रेजिंग योर हैंड। ओमकार, ओमकार, डू यू हैव एनी डाउट बच्चा?
सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ दिस माइलिनेटेड या मेड्यूलेटेड, जो अभी मैंने आपको इसके पहले भी ये डायग्राम दिखाया, तो ये भी डायग्राम क्या है, माइलिनेटेड न्यूरॉन का डायग्राम है। अब हम चलते हैं नॉन माइलिनेटेड। तो देखो आप यहाँ से भी डायग्राम से समझ सकते हो, देखो ये जो दुबला पतला सा है ये नॉन मेड्यूलेटेड है, नॉन माइलिनेटेड, और ये जो मोटा ताजा सा दिख रहा है क्योंकि इस पे फैट का लेयर है, ये मेड्यूलेटेड है। ठीक है, अच्छा माइलिनेटेड में मैंने आपको बताया इम्पल्स बहुत तेजी से भागता है, फास्ट रेट विद द हेल्प ऑफ सैल्टेटरी कंडक्शन। ऐसा न्यूरॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे क्रेनियल नर्व्स में प्रेजेंट है। क्रेनियल नर्व्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो नर्व्स हमारे ब्रेन से बाहर आते हैं उसे हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। जो नर्व हमारे ब्रेन से बाहर आते हैं उसे हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। ठीक है, नॉन मेड्यूलेटेड आप देख सकते हो, ना इसमें श्वान सेल है, ना इसमें नोड्स ऑफ रेनवियर है, ना इसमें माइलिन शीथ है। ठीक है, तो नॉन मेड्यूलेटेड वाले में ना श्वान सेल है, ना माइलिन शीथ है। तो माइलिन शीथ नहीं तो एक ऐसे का दिखता है, ग्रे कलर का दिखता है। कैसा दिखता है, ग्रे कलर का। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स Yes, विल miss. कंडक्शन ऑफ इम्पल्स विल बी स्लो ना, क्योंकि इसमें नोड्स ऑफ रेनवियर नहीं है। तो ऐसा टाइप का नर्वस न्यूरॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे एएनएस में प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे एएनएस, ANS. हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड वाला है, और हमारे एएनएस में नॉन माइलिनेटेड वाला है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, miss. फिर मैंने आपको साइनैप्स के बारे में बताया ही था कि दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम साइनैप्स कहते हैं। आप उसको साइनैप्स बोलो, सिनैप्स बोलो, whatever you feel like better. The last topic of this particular lesson is a type of neuron depending upon the process. उसमें से कितने आउटग्रोथ, कितने प्रोसेस निकल रहे हैं। So there are three types: यूनिपोलर एक ही प्रोसेस, बाइपोलर दो प्रोसेस, मल्टीपोलर बहुत सारे प्रोसेस। सो यूनिपोलर, यूनी को हम लोग मोनो भी कह सकते हैं। यूनी और मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन। तो यूनिपोलर और मोनोपोलर न्यूरॉन में से यू कैन सी दिस डायग्राम, इट हैज अ सिंगल प्रोसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द साइटोन। ये साइटोन है, साइटोन मतलब सोमा है, सोमा में से एक ही निकल रहा है और उसके दो ब्रांचिंग हो रहे हैं। एक ही निकल रहा है, एक ही सिंगल प्रोसेस, और उसके दो ब्रांचिंग हो रहे हैं। ठीक है, सो बोथ एक्सॉन एंड डेंड्रॉन अराइजेस फ्रॉम द साइटोन एट वन पॉइंट दे कंडक्ट इम्पल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसा वाला न्यूरॉन यूनिपोलर वाला कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व में। अभी मैंने आपको डॉर्सल रूट दिखाया ना बेटा, ये देखो डॉर्सल रूट गैंग्लियन, वापस दिखाती Yes, हूँ। miss. देखो यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ अवर स्पाइनल नर्व में यूनिपोलर वाला न्यूरॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब बाइपोलर चलते हैं। देखो बाइपोलर मतलब दोनों साइड से, ये सेल बॉडी है, साइटोन है, इस साइड से भी निकल रहा है, इस साइड से भी निकल रहा है। तो टू प्रोसेस, अ सिंगल डेंड्रॉन एंड एक्सॉन are given out from the opposite poles of the cytosol. This brings about transmission of special sense. ये हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है ऐसा टाइप का न्यूरॉन, जैसे हमारे आंख में, हमारे नोज में, हमारे कान में, ये सब जगहों में ना बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है ना, वहां सब जगह बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है। जैसे रेटिना ऑफ अवर आईज, ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है बेटा, नोज, नोज में प्रेजेंट है। ठीक है, Yes, miss. and the last one is the multipolar neuron, the diagram which you have already studied just now. बहुत सारा प्रोसेस आ रहा है, देख सकते हो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कितने सारे डेंड्रॉन्स आ रहे हैं। So cytosol is a star shape and gives out more than two processes. There is one axon and remaining are dendrons. Axon is coming out, forming a funnel-like structure called as the axon hillock. Okay. And you can see all the diagrams at one stretch. Uni, one एक ही जगह से दो आ रहे हैं, बाई मीन्स दोनों जगह से आ रहे हैं, और मल्टीपोलर। You can see all the diagrams at one stretch. Yes, miss. Any doubt, you can just ask me.
So just go through this part. Myelinated से आपने नहीं read किया था. Just go through this page. Any doubt you can ask me. Any doubt you can ask me. Let me see the chat box. Somebody is asking me. स्नेहा, साइटोन का मतलब होता है सेल बॉडी. साइटोन का मतलब देखो, इसको बेटा साइटोन कहते हैं. ये मैं वापस इस डायग्राम पे जाती हूँ. देखो ये जहाँ पे सोमा लिखा है ना बेटा, इसी को साइटोन कहते हैं. सोमा को ही साइटोन कहते हैं या सेल बॉडी कहते हैं. समझ में आया स्नेहा? ये साइटोन को ही सोमा भी कह सकती हो आप या सेल बॉडी भी कह सकती हो. इसको 3 नाम है. ओमकार मैम मुझे बताओ ना, क्या बताऊं बेटा? ओमकार, ओमकार प्लीज either you speak or you can message me in the chat box. क्या बताना है बच्चा आपको? You have raised your hand also. Tell me what you are asking me. Have you messaged me above? नहीं, अभी बताया. वो क्या अभी बताया? टॉपिक तो बोलो ना बेटा. साइटोन के बारे में जो स्नेहा ने पूछा वही बोल रहे हो. कैन यू मी? ये देखो, ये इसको साइटोन बोलते बेटा. सी द कर्सर, सी द कर्सर, सी द कर्सर बेटा. ये जो पार्ट है ना, ये जो सेल है ना बेटा, ये सेल का जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पे साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये वाला हिस्से को हम सोमा कहते हैं या फिर साइटोन कहते हैं या फिर सेल बॉडी कहते हैं. अब समझा? यही चीज पूछ रहे हो क्या बेटा आप? देखो, the neuron is made up of cyton और cell body. cyton बोलो या cell body बोलो या फिर इस डायग्राम में सोमा बोलो, एक ही बात है. Any other doubt? Neurofibrils are the fiber-like structure. जैसे हमने myofibrils पढ़ा था, जैसे आपने यहाँ पे मायोफाइब्रिल्स देखा था. देखो ना ये डायग्राम में बच्चा, जैसे आपने इसमें मायोफाइब्रिल्स देखा था, वैसे ही नर्वस न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म में जो फाइब्रिल्स है उसे हम कहेंगे न्यूरोफाइब्रिल्स. समझा? Yes, miss. ओमकार, व्हाट आर यू टेलिंग बच्चा? नहीं क्या? If somebody is able to understand Omkar, please let me know what he is telling me. I am not able to understand what he is asking. He is just messaging me three letters. मस्ती कर रहा है मैं. अच्छा. Okay. Any other doubt? Anybody is having any other doubt? No, miss. No. All of you have understood this lesson nicely and properly. So I request all of you to draw this diagram, the diagram which you can see on the screen. You can take a screenshot of this. You can draw this diagram. And this nervous tissue वाला जो part है ना बेटा, ये आप पूरा रट्टाफाई करके रखो. Because 12th standard में ये topic आपको बहुत काम आने वाला है. 12th स्टैंडर्ड में आपको एक बहुत बड़ा सा लेसन है कॉल्ड एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपको अगर नर्वस टिश्यू 11th में अच्छे से समझ में आया है बेटा, तो फिर 12th में बेसिक पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यस, बेसिक पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द थिंग्स नाइसली एंड प्रॉपरली. चलो, मैं भी एक क्वेश्चन पूछूंगी आपको. लेट मी सी हाउ मच ऑफ यू कैन आंसर मी. ठीक है, जस्ट ऐसे जनरल पूछ रही हूँ क्वेश्चन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टेकन अ न्यूरॉन एंड इफ आई हैव क्रश्ड इट, मैंने उस न्यूरॉन को क्रश किया, हाँ, और वो व्हाइट कलर का दिखा, मतलब कि वो कौन सा न्यूरॉन है? टेल मी फास्ट. मैंने एक न्यूरॉन को लिया, उसको क्रश किया, तो वो मुझे व्हाइट कलर का दिखा. क्यों? क्योंकि वेरी गुड स्नेहा, इट इज माइलिनेटेड न्यूरॉन. शाबाश, वेरी गुड. और अगर मुझे ग्रे कलर का दिखेगा तो, क्रश करने के बाद ग्रे कलर का दिखेगा तो, ग्रे कलर का दिखेगा तो बेटा नॉन माइलिनेटेड. शाबाश, वेरी गुड, नॉन माइलिनेटेड.
ठीक है। अगर सिंगल प्रोसेस बाहर आ रहा है मतलब कौन सा न्यूरॉन है, सिंगल प्रोसेस बाहर आ रहा है मतलब कौन सा न्यूरॉन है, यूनिपोलर या फिर मोनोपोलर, शाबाश। अगर बहुत सारे प्रोसेस बाहर आ रहे हैं तो मल्टीपोलर कौन सा न्यूरॉन मैसेज लेकर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, डॉर्सल एफरेंट या फिर सेंसरी, एफरेंट या फिर सेंसरी। कौन सा मैसेज, कौन सा न्यूरॉन प्रोसेसिंग करता है, कौन सा न्यूरॉन प्रोसेसिंग करता है, इंटरन्यूरॉन interneuron, shabash, which can also be called as association neuron. Very good. Okay. Which one will show a fast conduction, myelinated or non-myelinated? Which neuron? Myelinated. Why myelinated? Because it has nodes of Ranvier, because of which it shows saltatory conduction, because of which the impulses are moving fast, and it is unidirectional, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, डेंड्राइट से डेंड्रॉन, देन सोमा, कोई हम साइटोन भी बोलते हैं, सोमा कोई हम सेल बॉडी भी कहते हैं, फिर एक्सॉन में जाएगा, फिर टीलोडेंड्रॉन में जाएगा, फिर एक बीच में स्पेस होता है जिसे हम साइनैप्स कहते हैं। यस yes okay, so with that this particular lesson has been finished. ये lesson आपका खत्म हो गया है। I request all of you to write down and note down this lesson in your notebook with a neat and clean diagram. ठीक है? Yes, miss. Now it's a bye bye time. ठीक है? Yes. bye Bye बच्चा। Bye, miss. Thank you, Thank miss. you, miss.